बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज हम लोग फर्स्ट ईयर सीरीज का एक और लेक्चर लेके आए हैं और ये यूनिट नंबर 6 फ्लूइड फ्रिक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये किसी भी बोर्ड के लिए अगर देखा जाए तो बर्नौली इक्वेशन जो होता है ये काफी टाइम से ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से या बर्नौली इक्वेशन, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आपका आएगा। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने हर हाल में रेडी करना है और ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही आसान से इसकी डेरिवेशन सिखाऊंगा और इस डेरिवेशन के बाद आप लोगों को ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा और फिर आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए जी हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक का नेम है बर्नौली इक्वेशन, यूनिट नंबर 6 फ्लूइड फ्रिक्शन से हमारे पास ये टॉपिक आया है। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की तरफ आता हूं उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को देखते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग एरिया को कम करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट था उसको हम लोगों ने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। कैसे? मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है और उसको मैं यहां पे ऊपर हाथ रख लेता हूं तो वहां से पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या था कि इनवर्स रिलेशन था किस किस के दरमियान में, वेलोसिटी के दरमियान में और हमारे पास एरिया के दरमियान में एक रिवर्स रिलेशन आता था, इनवर्स रिलेशन आता था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है, आज हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस करनी है। अगर इजीली इसको डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से वो चीजें बनती हैं और उसमें वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैंने लिखे हैं और वो नॉर्मली इक्वेशन में नजर नहीं आ रहे, तो वो फैक्टर कहां से आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सम ऑफ का मतलब होता है इनको अगर ऐड करो, किसको, प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस बात पे आते हैं, प्रेशर तो सबको पता है P, बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। जब मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिवाइड कर देना है वॉल्यूम के साथ। पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मैंने क्या कर देना है, इसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है। और जब मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से यहां पे आपको करवाता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास है 1/2 और mv²। ये क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय किससे करवा लेता हूं, वॉल्यूम के साथ। अब आपको पता है कि m/v किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है m डिवाइडेड बाय डेल्टा v। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 डेंसिटी v²। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, उसको डिवाइड करवा दिया हम लोगों ने वॉल्यूम के साथ, तो वो ये फार्मूला बन गया। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया डेंसिटी के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 डेंसिटी v का स्क्वायर। हियर v इज अ वेलोसिटी एंड v इज अ वॉल्यूम। कैपिटल V जो हमारे पास है वो वॉल्यूम है और जो स्मॉल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि यहां पे हमने लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू हमारे पास होता है mgh। और हमने क्या कहा कि पर यूनिट, तो पर यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V। तो जब हमारे पास डेल्टा V आ जाएगा और साथ में क्या आ रहा है, G और H आ रहा है। अब देखिए m/डेल्टा V दोबारा से वही आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू m/डेल्टा V। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी GH। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या हो गया, डेंसिटी GH, रो GH। क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने दो वर्ड्स यहां पे लिखे थे, मैं इसको बिल्कुल आप लोगों को समझाने के लिए हाईलाइट करने जा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
वो मैंने भी फार्मूला लिखा था, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूला मैंने लिखा है। तो वो कहता है कि सम ऑफ मतलब एट सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की। दोबारा सुने, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आप एक्सप्लेन किया यहां पे, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये इनको सम करें, इनको ऐड करें, तो मेरे पास क्या आता है, ये कांस्टेंट होता है इसकी एडिशन को। तो इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स और हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। वो कहते हैं कि यहां पे रिलेशन आता है प्रेशर का, हाइट का, और ये किसका हमारे पास आ रहा है, वी वेलोसिटी का। ये कैसे आता है? इसके पहले मैंने एक यूज वर्ड किया आइडियल फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड के अंदर कल मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कि आइडियल फ्लूइड होता क्या है। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है, नॉन विस्कस होता है। दूसरा, ऐसा फ्लूइड जिसकी टर्मिनल एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती। तीसरा, ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल नहीं होता। जब कंप्रेसिबल नहीं होता तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो ये ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम लोग, ऐसा फ्लूइड जिसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, वो ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे पास ना उसकी डेंसिटी चेंज होगी, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा, और वो नॉन विस्कस होता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी भी नहीं होती है, वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं। तो अब देखें, जब डेंसिटी की बात आएगी तो आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। P, रिलेशन बिटवीन P प्रेशर, 1/2 डेंसिटी तो हो गया हमारे पास कांस्टेंट, तो V वेलोसिटी, और डेंसिटी और G ग्रेविटी, और ये दोनों कांस्टेंट, तो H। तो ये तीन चीजों का हमारे पास रिलेशन आएगा, प्रेशर का, दूसरा हाइट का, और तीसरा वेलोसिटी का। ये हम लोगों ने रिलेशन इनके दरमियान में देखने हैं। चलिए अगर हम लोग देखते हैं प्रेशर का वेलोसिटी से रिलेशन क्या बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने लगा हूं। प्रेशर का हमारे पास किससे, वेलोसिटी से क्या कनेक्शन बनता है, ये आप लोगों ने बहुत ही जरूरी करना है। ये इससे रिलेटेड आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है, इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमेशा वेलोसिटी का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई चीज है और आप उसमें से उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, ऐसे करके हवा का प्रेशर आप लोग इंक्रीज करते हैं, तो हवा के प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग बॉल को स्पिन करते हैं, स्विंग और स्पिन के केस में, वहां पे भी ये होता है कि जिस साइड से हवा की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होती है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और साइड वाला प्रेशर उसको मूव करवा देता है, जहां से ज्यादा प्रेशर होता है उधर से कम प्रेशर की तरफ। तो आप लोगों ने क्या समझना है, जब फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो वहां उसका प्रेशर कम हो जाता है। फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आप लोगों ने क्या करना है, 2 पेजेस लेने, उनको ऐसे रख के, और उनके दरमियान में आप लोगों ने ऐसे हवा प्रेशर बढ़ाना है। तो आप देखोगे कि बजाय पेपर यूं जाएंगे, बल्कि पेपर अंदर की तरफ हमारे पास आएंगे। और ये क्यों, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन स्टूडेंट्स ये होता है कि जब आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और सराउंडिंग में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो आपने ये पॉइंट मस्ट याद रखना है कि जब किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स, ये वही डायग्राम है जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर बनाई थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर एक पाइप लिया हम लोगों ने, और उस पाइप का एक एंड पे हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया A1, दूसरी साइड पे हमने लिया A2, एक साइड पे हम लोगों ने प्रेशर लिया P1, दूसरी साइड पे हमने लिया P2, और इसी तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी को V1 लिया, यहाँ पे V2 लिया, ये डिस्टेंस को वहां पे x1 लिया, यहाँ पे x2 लिया। तो ये एक हम लोगों ने वही डायग्राम जो थी बर्नौली इक्वेशन वाली, सेम वही डायग्राम बनाई, और उसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, अगर मैं यहां से लिक्विड को अंदर की तरफ लेके जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है।
और एनर्जी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होती है? मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसकी इक्वल होती है? मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जीज। अब देखें भाई क्वेश्चन ये राइज होता है कैसे? अगर मैं यहां से वर्क डन करता हूं तो कुछ वर्क डन जो होगा वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। क्या करेगा? इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो स्पीड किससे कनेक्टेड है? मोशन किससे कनेक्टेड है? काइनेटिक एनर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसको इस हाइट से लेके इस हाइट पे लेके आएगी। तो यहां पे क्या चेंज होगी? पोजीशन चेंज होगी। और पोजीशन कौन बताता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज होगी तो क्या मतलब क्या चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो यहां पे हमारे पास वर्क डन इक्वल हो जाएगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां पे वर्क डन, हमारे पास टोटल वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी। और एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी को लिखता हूं तो ये हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको आपने इक्वेशन का नाम दे देना है ए का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी। चले जी, हम लिखते हैं W F फोर्स और D हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस वो वाला। अगर मैं इस n के लिए लिख रहा हूं तो मेरे पास डिस्टेंस क्या था? x1 था। ठीक है जी, मैंने लिख दिया F1। अभी आप लोगों को एक चीज और पता होगी कि फोर्स, इसको अगर मैं इन टर्म ऑफ प्रेशर लेके जाता हूं तो वो क्या आएगा? फोर्स इन टर्म ऑफ प्रेशर क्या आएगी? फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स क्या आ जाएगी? P और A। तो हमने क्या किया? इस फोर्स की जगह पे क्या पुट कर दिया? P1 A1 एंड डेल x1। कल हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा कि हमारे पास यानी कि A इंटू डेल x1, A इंटू डेल x1 किसके इक्वल होता है? अच्छा जी, A इंटू स्टूडेंट्स बेसिकली डेल x1 जो है वो इक्वल होता है हमारे पास A इंटू डेल x1 इक्वल होता है हमारे पास V के। और V क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे हम लोगों ने यहां पे एक स्टेप मिस किया है तो हम लोग लिखेंगे P1 A1 और डेल x1 जो है, इसको जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? P1 डेल्टा V आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P1 डेल्टा V आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स P1 डेल्टा V यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आया? वॉल्यूम का कल फार्मूला हमने पढ़ा, क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो जब हमारे पास, हमने क्या किया, यहां पे मेरे पास एरिया है यानी कि लेंथ इंटू विड्थ और डेल x1 यानी हाइट। तो ये पूरा किसकी इक्वल आ गया? ये हमारे पास इक्वल आ गया डेल्टा V के। और डेल्टा V किसकी इक्वल होता है? ये भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। डेल्टा V किसकी इक्वल होता है? अगर डेल्टा V का रिलेशन मैं दोबारा से आपको निकाल के देता हूं कि मास का रिलेशन क्या होता है जी? डेंसिटी का इज इक्वल टू मास बाय डेल्टा V। और अगर मैं डेल्टा V निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा m बाय रो। क्या हो जाएगा? डेल्टा m बाय रो, डेंसिटी के फार्मूले से। तो सिंपल मैंने वही किया, डेल्टा V की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है डेल्टा m1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये मेरे पास वर्क डन किस एंड पे निकला है? इस एंड पे निकला है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और राइज होती है, हमने कॉस का जो एंगल है वो 0 पुट किया। बताएं क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो प्रेशर भी इनसाइड है और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो भी क्या है? इनसाइड है। यानी कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। प्रेशर भी इनसाइड आ रहा है और वेलोसिटी भी, मूव भी बॉडी इनसाइड कर रही है। दोनों जब आपस में पैरेलल होते हैं तो पैरेलल में एंगल हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। सो दैट्स व्हाई W1 हमारे पास ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, W2 सेम वही करेंगे, बट एक चेंज आएगा यहां पे कि W2 प्रेशर हमेशा इनसाइड होगा। यहां भी प्रेशर इनसाइड था, यहां भी प्रेशर इनवर्ड होगा, लेकिन यहां से अब पानी बाहर की तरफ निकल रहा है यानी कि वेलोसिटी जो है वो आउटसाइड है। तो हैं तो ये दोनों एंटी पैरेलल, क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एक यूं जाएगा और एक यूं। प्रेशर इनसाइड है और वेलोसिटी जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 का। 180 cos 180 -1 की इक्वल होता है, तो -f2 डेल x2। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया f2 की वैल्यू मैंने कहां से पुट की?
मैंने F2 की वैल्यू पुट की है प्रेशर वाले फार्मूले से। F इज इक्वल टू क्या होता है जी, हमारे P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है F बाय A, और मैंने F क्या लिखा, P A के इक्वल पुट कर दिया। अब यहां पे दूसरी साइड है तो P2 A2 और साथ में क्या आ गया डेल X2। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को कि A2 और डेल X2 यानी कि लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट किसकी इक्वल होता है, वॉल्यूम के। हम लोगों ने वॉल्यूम का लिख लिया, और वॉल्यूम पर किसकी इक्वल होता है, मास बाय डेंसिटी के, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। तो मेरे पास स्टूडेंट्स अब क्या आ गया, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 आ जाएगा P1 डेल M डेंसिटी, और यहां पे P2 डेल M बाय डेंसिटी। अब देखिए जी डेल M को मैंने M1 और M2 लिखा और अब M सिर्फ M लिख दिया, क्यों? तो स्टूडेंट्स हम लोग इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना पानी यहां से इंटर होगा उतना ही पानी यहां से बाहर निकलेगा, तो मैस उतना ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, P1 प्रेशर चेंज हो रहा है तो P1 होगा, यहां पे हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है तो P2 होगा, डेल M बाय डेंसिटी और डेल M बाय डेंसिटी। यानी कि मैंने ये वाली वैल्यू जो W1 की थी और ये वाली वैल्यू जो W2 की थी, इनको ऐड कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, P1 माइनस P2 डेल M बाय डेंसिटी। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास एक बन गई है जो आप लोगों ने बना लेनी है। सेकेंडली हमने कहा कि W वाली साइड तो हम लोगों ने निकाल ली, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ चेंज डेल्टा, डेल्टा हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स फाइनल क्या है, फाइनल है 2 वाला एंड और इनिशियल क्या है 1 वाला एंड। तो मैं अगर काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखें यहां पे मेरे पास क्या आएगा, V2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या आएगा 1/2 mv1 का स्क्वायर। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो mgh2 माइनस mgh1। मैथ्स दोबारा मैथ्स के साथ 1 और 2 नहीं लिख रहे, मैं बता चुका हूं कि मैथ्स चेंज नहीं होता, सो मैथ्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो 1/2 कांस्टेंट, मैथ्स भी कांस्टेंट है, v चेंज हुआ तो v2 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर। यहां पे भी ग्रेविटी कांस्टेंट, मैथ्स कांस्टेंट, h2 चेंज हुआ और h1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें मैंने पुट किया W की वैल्यू क्या थी, P1 माइनस P2 डेल M बाय डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था 1/2 mv2 का स्क्वायर, और यहां पे M v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस डेल mgh1 को। मतलब मैंने क्या कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, और W का जो मैंने स्टेटमेंट निकाली थी वो मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर A है। ये तीनों चीजें इसके अंदर मैंने पुट कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए डेल M यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, डेल्टा M को डेल्टा M के साथ कटिंग कर दिया, क्योंकि यहां पे भी था तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या क्या बच गया, डेंसिटी बच गई। अगर ये डेंसिटी उधर जाके मल्टीप्लाई होती है तो 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहां पे मिसिंग हुई है, तो हमारे पास क्या हुआ, डेंसिटी V2 का स्क्वायर 1/2, ये डेंसिटी इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो डेंसिटी V1 का स्क्वायर, डेंसिटी GH2 और डेंसिटी GH1। तो हमारे पास ये डेंसिटी वहां पे जाके जब मल्टीप्लाई हुई तो सबके साथ डेंसिटी आ गई। ये देखें 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर, 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस G, तो डेंसिटी आगे क्या होगा, डेंसिटी GH2 और माइनस डेंसिटी GH1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है जो हम लोगों के पास कोई फाइनल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब मैंने क्या करना है कि जो P1 वाली साइड्स हैं, मैंने क्योंकि डिफिनेशन नहीं बताया कि सम ऑफ, तो P1 वाली साइड सारी मैं एक तरफ कर लेता हूं, ये P1, ये अब यहां से ये V1 वाली साइड है तो इधर क्या होगी, प्लस प्लस रो V1 का स्क्वायर, और ये भी क्या है 1 वाली साइड है, ये भी इधर क्या होगी प्लस रो GH1। ये P2 उधर जाके क्या हो गया प्लस, यानी कि 1 वाली टर्म एक तरफ हो गई और
टू वाली टर्म्स जो है वो दूसरी तरफ हो गई। मेरे पास फाइनल रिलेशन ये आ गया, यही डेंसिटी का सॉरी बर्नौली इक्वेशन का हमारे पास रिलेशन है जो बताता है कि P प्लस V प्लस H क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट कहां से लिया, हम लोगों ने स्टार्ट लिया जी वर्क डन से। हमने कहा कि जो टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उस पानी को एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाने के लिए वो टोटल मैंने एनर्जी की इक्वल होगा मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है, मान लिया। फिर हमने कहा कि जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख दिया कि ये इसकी इक्वल होती है, ठीक है। वर्क डन निकालना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने कि वर्क डन कैसे हुआ, आपको पता है फार्मूला FD होता है, F यहां पे फोर्स आ गया, D हमारे पास ये डिस्टेंस है तो हमने डेल x1 लिखा, उस एंड के लिए हम लोगों ने ये लिखा और इस एंड के लिए हम लोगों ने दूसरा लिख लिया। मैंने वैल्यूज पुट की F की और डेल x1 की, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद F की यहां पे मैंने प्रेशर वाली वैल्यू पुट की, फिर मैंने यहां पे जब मेरे पास ये चीज आ गई A इंटू डेल x1 यानी एरिया इंटू हाइट, तो मैंने वो वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया और वो डेल V मेरे पास इक्वल होता है डेल M बाय डेंसिटी के, वो पुट किया, W1 निकाला, W2 निकालने के बाद सिंपली एक साइड मेरे पास निकल आई यानी कि W, इनको जब ऐड किया तो दूसरी साइड कैसे निकालनी है, बहुत ही आसान काम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वो होगा जहां से निकल रहा है पानी और इनिशियल वो होगा जहां से आ रहा है, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर निकाला हम लोगों ने। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही निकाली, फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट की सबको, पुटिंग करने के बाद डेल्टा M कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। बता चुका हूं कि इसका रीजन क्या है कि जो मैस होता है हमारे पास वो क्या होता है, कंजर्व होता है, मैस हमारे पास जो होता है वो चेंज नहीं होता, तो मैस को हमने कटिंग कर दिया। ये डेंसिटी यहां पे बचा था, इसको सबसे मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।